नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। और इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, इसका सारांश हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह जो पाठ है वह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मॉरिशस के सौंदर्य और वहां फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। मॉरिशस में 67% भारतीय मूल के लोग हैं, जिनमें अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। इनकी भाषा भोजपुरी है, जिसमें फ्रेंच भाषा के संज्ञापद शामिल है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीकृत रामचरितमानस ने किया है। मॉरिशस कृषि प्रधान देश है। चीनी यहाँ का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। मॉरिशस भूमध्य रेखा से 20 अंश दक्षिण में है और इसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। इसका क्षेत्रफल 1150 वर्ग किमी है। यह हिंद महासागर का खूबसूरत सितारा है। यहाँ के भारतीय अत्याचार सहकर भी अपने धर्म पर डटे रहे और इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है, जहाँ ढोलक और झांझ पर गायन करते हुए लोग तुलसीकृत रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यहाँ के लोग मंदिरों और शिवालयों को बहुत स्वच्छ रखते हैं। मॉरिशस में परी तालाब एक तीर्थ और पिकनिक स्थान है। शिवरात्रि पर श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़े लिए लोग परी तालाब का जल ले आकर शिवालय में शिवजी पर चढ़ाते हैं। सभी वयस्क उजली धोतियां, कमीजें और गांधी टोपियां पहनते हैं। परी तालाब पर यह मेला मॉरिशस के प्रमुख पर्यटकों में से एक है। इसे देखने अन्य धर्मों के लोग काफी संख्या में आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस पाठ का यह पूरा सारांश देखा है। अब आप कहेंगे कि टीचर ने पहला हम लोगों को सारांश क्यों बताया, क्योंकि यह पाठ यात्रा वृत्तांत है और समझने में थोड़ी इसमें कठिनाई आएगी, इसलिए मैंने आपको पहले इस पाठ का सारांश बता लिया है। अब हम लोग पाठ के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जीवन परिचय जानेंगे और उसके बाद हम हमारे पाठ को शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में सिमारिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी के राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशील और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामदेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी आपकी कविता की पुस्तकें हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी के ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। 24 अप्रैल 1967 को संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ। तो बच्चे, यह हुआ कवि का संक्षिप्त, लेखक रामधारी सिंह इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम पाठ को समझते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे पाठ का शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। मैंने आपको पहले ही इसका सारांश बता दिया है। अब हिंद महासागर में जो देश है, हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका का जो द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा मॉरिशस यह देश है। अब द्वीप को हम आइलैंड भी इंग्लिश में कहते। तो यहाँ पर जो मॉरिशस देश है, जो हिंद महासागर में है, वह जो मॉरिशस देश है उसको हिंदुस्तान का ही रूप दिया गया है, उसको हिंदुस्तान कहा गया है।
अब इस देश को, मॉरिशस को हिंदुस्तान क्यों कहा गया है, बल्कि वह हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका विस्तार से वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। प्रस्तुत पाठ जो है वह लेखक रामधारी सिंह द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि हम जहाँ पर किसी देश में, किसी स्थान पर जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ का सारा वर्णन, हमने जो अनुभव लिया है, कहाँ से हम घूमने गए, किस साधन के द्वारा गए, वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, उसका सब विस्तृत वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने मॉरिशस के सौंदर्य और यहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। अब यहाँ लेखक अफ्रीका द्वीप में, वहां पर स्थित मॉरिशस इस देश में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ के सौंदर्य का और वहाँ पर स्थित भारतीयों के द्वारा जो संस्कृति पाई है, जो हमारे ही देश में पाई जाती है, वही सेम संस्कृति उन्हें वहाँ पर भारतीयों के द्वारा दिखाई दी। तो इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। अब देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि द्वीप या आइलैंड किसे कहा जाता है कि समुद्र में स्थित एक छोटा सा टापू होता है, अर्थात एक स्थान होता है जिसके चारों ओर पानी होता है। तो ये जो होता है वो समुद्र के बीच में होता है। तो मॉरिशस यह ऐसा टापू है, ऐसा देश है जिसके चारों ओर समुद्र है, और उस देश से अगर हम देखें तो उसका जो हिस्सा है समुद्र से चारों ओर से, किसी भी ओर से अगर हम देखते हैं तो हर हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं। तो इसके समुद्र में स्थित मॉरिशस यह टापू होने की वजह से उसके इर्द गिर्द यह समुद्र का हिस्सा दिखाई देता है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67 अर्थात 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो मॉरिशस में अधिकतर अफ्रीका खंड में होने के बावजूद भी अधिकतर वहाँ की जो लोगों की संख्या है, मॉरिशस इस देश में जितनी भी उनकी जनसंख्या है उसमें 67% लोग जो है वह हिंदुस्तानी या भारतीय है। इसलिए वहां पर लेखक ने कहा है कि जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता अर्थात कोलकाता, मद्रास अर्थात चेन्नई, हैदराबाद और बम्बई अर्थात मुंबई है, तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश में अलग अलग गलियों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही सेम मॉरिशस में दिखाई दे रहा है। वहां पर एक तो पूरा मोहल्ला है वो जो काशी नाम से जाना जाता है। काशी, बनारस को भी हम काशी कहते हैं। तो मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से अर्थात मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने जो यात्रा वर्णन किया है, उन्होंने मॉरिशस को जाने के लिए किस प्रकार से यात्रा की शुरुआत की, इसका वर्णन यहाँ पर किया है कि दिल्ली से वह 15 जुलाई को निकले थे। उसके बाद वह बम्बई पहुंचे और बम्बई से वह 16 जुलाई को और फिर रवाना हुए 16 जुलाई को, और उसके बाद वो नैरोबी पहुंचे और नैरोबी से उन्होंने 17 जुलाई को मॉरिशस जाने के लिए वह रवाना हुए थे। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शहरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अब मॉरिशस जो है वह अफ्रीका खंड में होने की वजह से, अफ्रीका द्वीप में होने की वजह से वहाँ के लोगों का, और मॉरिशस में भारतीय लोग अधिक होने की वजह से लेखक कहते हैं कि मॉरिशस के भारतीय और अफ्रीकों को मिलने से पहले लेखक अफ्रीका के शहरों को मिलना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात कर लेना चाहते थे।
आप लोगों को पता होगा कि हर देश की कुछ ना कुछ खासियत होती है, वैसे अफ्रीका के शहर भी प्रसिद्ध है। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। तो अब जिस दिन नैरोबी पहुंचे थे उसी दिन उनके जो मेन ऑफिसर थे श्री भाटिया, उनके साथ वो नेशनल पार्क में लेखक और वो घूमने के लिए गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। अगर हम देखते हैं नेशनल पार्क, अगर ये शब्द हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर तरह तरह के पक्षी या चिड़िया हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वहाँ पर वो चिड़ियाघर नहीं है बल्कि बहुत बड़ा जंगल है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक और पेड़ बहुत कम है। अगर हम जंगल देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जंगल है उसमें पेड़ बहुत कम है और घास जो है वो बहुत अधिक है। अब यहाँ पर घास अधिक होने का कारण कि वहाँ के जो प्राणियों की रचना जो है उसके अनुसार वहाँ पर पेड़ कम दिखाई देते हैं और घास बहुत अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। अब देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क का वर्णन किया गया है और नैरोबी के नेशनल पार्क का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नैरोबी के नेशनल पार्क का वर्णन लेखक ने कैसे किया है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि जंगल में घास अधिक है, पेड़ बहुत कम है, जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। लेखक कहते हैं कि हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। दूरी तय करने के बाद या यो कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुंचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं भी अन्य पर्यटकों के समान शेरों को देखने के लिए उत्सुक था और जब मैं वहां पर गया तब 10-20 मील के भीतर ही एक सड़क हमने छान ली है और वहां पर पहुंच गए जिस स्थान पर सिंह आराम से बैठे हुए थे, शेर आराम से बैठे हुए थे, ऐसे जगह पर लेखक गाड़ी में बैठकर पहुंच गए। वहां जा पहुंचे, वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए अगर जानवरों को और भी जंगली जानवरों को हम ऐसे देख नहीं पाते हैं आमने सामने, यह बहुत ही थोड़ा खौफनाक ऐसा अनुभव लेखक का था कि ऐसे बड़े बड़े जानवरों को उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा था। इसलिए लेखक कहते हैं कि वहां पर उस नेशनल पार्क में लेखक ने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, जो अनुभव लिया है, वह कभी भी अपने जीवन भर उनको उस अनुभव को भूल नहीं पाएंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। अब देखिए अगर हम ज्यादातर अधिकतर देखते हैं कि जानवरों को अगर हम देखने के लिए जाते तो वो कैसे पिंजरे में बंद होते हैं, तो पिंजरे में बंद होने के बावजूद भी थोड़ा खौफ, थोड़ा डर भय हमारे मन में लगा होता है कि अरे वो जानवर कैद खाना तोड़कर हमारे ऊपर जंप ना कर ले, या फिर और भी हमें बहुत सारे डर उन जानवरों को लेकर होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक ने प्रत्यक्ष अनुभव लिया है कि उस नेशनल पार्क के सड़कों पर जहाँ पर घास और पेड़ बहुत कम थे वहाँ पर 7-8 सिंह उन्होंने लेटे हुए सोए हुए देखे और कुछ वहाँ पर अन्य जो पर्यटक आए हुए थे, जो 8-10 गाड़ी खड़े थे, वहाँ पर उन गाड़ियों को भी घेरे हुए कुछ सिंह उनको दिखाई दिए। तुरा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। अब देखिए अधिकतर अगर हम देखते हैं कि पशुओं को जब पिंजरे में बंद करके नेशनल पार्क में रखा जाता है तो वह उनको देखने के लिए आने वाले लोगों से भी वो थोड़ा डरते हैं और फिर उन पर जंप करने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को देखकर वो उनकी प्रतिक्रिया हम हमेशा दिखाते रहते। लेकिन यहाँ के जो सिंह थे उनको जो देखने के लिए पर्यटक आए हुए थे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं था, उनको कुछ भी उत्सुकता नहीं थी। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की और सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। अब जो पर्यटक गाड़ी में बैठे थे, गाड़ियों की कांच उन्होंने लगा दी थी और अंदर बैठकर
वह सिंहों को देख रहे थे। लेकिन सिंहों को, शेरों को ये सारे पर्यटक आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन इन जानवरों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी तरफ दृष्टिपात अर्थात उनकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देख रहे थे पर्यटकों की तरफ, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो और इनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल नहीं। वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे, ये जो पशु थे शेर सिंह, वो पशु ऐसे व्यवहार कर रहे थे उन पर्यटकों के साथ, लेखक के साथ कि वह बहुत ही मामूली लोग हैं, बहुत ही सर्वसामान्य आम लोग हैं। वो तुच्छ नजर से उनकी तरफ देख रहे थे। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जांबई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारे और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। अब देखिए इन लोगों को, वहाँ के जो जानवर थे वह, उनको अब ये सारे पर्यटकों की आदत हो गई होगी, उनके आने जाने का जो रोज का सिलसिला लगा हुआ था। इस कारण शायद इन जानवरों को, इन आदमियों को देखकर, पर्यटकों को देखकर इस प्रकार का कोई भी एक आश्चर्य या कोई एतराज नहीं होता होगा। इसलिए लेखक कहते कि इन सारे सिंहों ने उनकी तरफ नजर भी नहीं डाले और ये लोग जो थे, सिंह या शेर जो थे, वह पर्यटकों को बहुत ही आम समझ रहे थे, सर्वसामान्य समझ रहे थे। तो बच्चों, अब तक हमने मॉरिशस इस देश में लेखक के द्वारा जो वहाँ का सौंदर्य था, उनका अनुभव हम लेखक के द्वारा पढ़ रहे थे। अब लेखक हमें मॉरिशस इस देश के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। उसको हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।